हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका सनब्लू क्लासेस में। तो बेटा आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं आज इस क्लास में। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो आइए बेटा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। ओके सर। बेटा प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? बेटा प्रोडक्शन होता है जब हम किसी गुड्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस। बेटा प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन गुड्स इनटू अनदर गुड्स। तो बेटा एक गुड्स को दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को प्रोडक्शन बुलाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन गुड्स इनटू अनदर गुड्स। ओके सर। बेटा पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? बेटा पॉसिबिलिटी मीन्स व्हाट कैन बी पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? व्हाट कैन बी पॉसिबल। पॉसिबिलिटी मीन्स किसी चीज का यूज कहाँ तक पॉसिबल है। मान के चलो मैं एक स्टूडेंट हूँ और बेटा मुझे मैक्सिमम 8 आवर्स पढ़ाई के मिलते हैं, स्टडी के मिलते हैं। तो बेटा मैं मैक्सिमम कितना पढ़ सकता हूँ? सर आप मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर आपको 8 घंटे ही मिलते हैं जो स्पेयर होते हैं, इसलिए सर आप मैक्सिमम 8 घंटे ही पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब बेटा समझिए शेड्यूल का मतलब क्या होता है। बेटा इकोनॉमिक्स में जब हम शेड्यूल बोलेंगे तब हम कोई टेबल बना रहे हैं। बेटा कैसी टेबल? ये वुड वाली टेबल नहीं है बेटा, इसे हम बोलते हैं बेटा न्यूमेरिकल टेबल। बेटा जब भी हम कोई न्यूमेरिकल टेबल बनाएंगे तो हम इकोनॉमिक्स में उसका नाम देंगे शेड्यूल। ओके सर। तो बेटा अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है सर? दीजिए। बेटा मेरे पास लैंड है, ज़मीन है, और मेरे पास कई डिफरेंट साइजेस की डिफरेंट यूटिलिटी की लैंड्स हैं। लैंड 1, लैंड 2, लैंड 3, लैंड 4। ओके सर। बेटा जो लैंड 1 है उस पर बेटा मैं 1 यूनिट राइस, आप केजी भी बुला सकते हैं या फिर यूनिट भी बुला सकते हैं, एक ही बात है। 1 यूनिट राइस बना सकता हूँ, या फिर इस पर मैं 1 यूनिट वीट बना सकता हूँ। ओके सर। बेटा मेरे पास लैंड 2 भी है। बेटा ये लैंड 2 जो है इसका साइज बड़ा है, लेकिन इस पर मैं 2 यूनिट राइस, यानी कि आप इसको टन समझ लीजिए या केजी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, तो आप इस पर 2 यूनिट राइस बना सकते हैं, बट वीट आप इस पर 1 यूनिट ही बना सकते हैं।
ओके सर, ठीक है बेटा। ये जो लैंड 2 है ये राइस बनाने के लिए ज़्यादा अच्छी है, इसका साइज़ भी बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 यूनिट राइस बना सकते हैं। ओके सर बेटा, लैंड 3 साइज़ में और बड़ी है, इस पे हम 3 यूनिट राइस बना सकते हैं। ओके सर, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप इस पे वीट जो है ग्रो करना चाहेंगे तो आप वीट फिर से सिर्फ 1 यूनिट ही कर सकते हैं। बेटा ये जो लैंड है हमारी, ये राइस के लिए, राइस का उत्पादन, राइस का प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा अच्छी है, वीट का प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। बेटा ये जो लैंड 4 है इस पे आप 4 यूनिट राइस बना सकते हैं, 4 यूनिट राइस बना सकते हैं। ओके सर। और बेटा आप इस पे फिर से वीट सिर्फ 1 यूनिट ही बना सकते हैं। ठीक है सर। तो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 2 गुड्स के बारे में बात की है। यस सर, आपने 2 गुड्स के बारे में ही बात की है। बेटा मेरे पास सिर्फ 4 लैंड्स हैं, इससे ज़्यादा लैंड मेरे पास नहीं है। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है, बेटा यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो बेटा फिक्स है, यानी कि मेरे पास जो है सिर्फ मैक्सिमम 4 यूनिट लैंड है। ओके सर। तीसरी चीज़ बेटा, मेरे एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अगर चारों की चारों लैंड यूज़ कर ली तो मैं बेटा ये कह सकता हूँ रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। बेटा रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो जाएंगे, मैं चारों की चारों यूनिट यूज़ कर लूँगा। ओके सर। अब बेटा यहाँ पे एक चौथी बात आपको और ध्यान देनी होगी, वो ये है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। आप देख रहे हैं बेटा मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। सर लैंड 1 पे 1 यूनिट बन सकती है, लैंड 2 पे 2 यूनिट राइस बन सकता है, लैंड 3 पे 3 यूनिट राइस बन सकता है, लैंड 4 पे 4 यूनिट राइस बन सकता है। सर सबसे अच्छी तो हुई लैंड 4 जिस पे 4 यूनिट राइस बन सकती है। बिल्कुल बेटा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो सब कामों के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। जैसे कि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं कि लैंड 4 पे राइस तो 4 यूनिट बन सकता है लेकिन वीट सिर्फ 1 ही यूनिट बन सकता है। इसका मतलब इस लैंड पर राइस उगाना ज़्यादा एफिशिएंट है जबकि वीट उगाना उतना अच्छा एफिशिएंट नहीं है। यस सर। तो बेटा ये जो हमने अभी 4 पॉइंट देखे हैं बेटा, ये हमारी इस कॉन्सेप्ट की बन जाएगी एजम्पशन। बेटा अब हम इकोनॉमिक्स में आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो बेटा हम उसमें कुछ एजम्पशन लेकर, कुछ एग्जाम्पल लेकर अपनी बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो बेटा इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आपको हर चैप्टर में, हर कंसेप्ट में एजम्पशंस लेनी होगी किसी भी चीज़ को समझने की। ठीक है सर। तो बेटा इस तरीके से हम ये 4 एजम्पशंस लेते हैं और बेटा एक 5वीं एजम्पशन आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए
यूज़ करनी होगी वो है टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट। बेटा इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है सर। बेटा देखिए, मैंने इस एग्जांपल में 2 गुड्स लिए। जी सर। बेटा क्योंकि मैंने इस एग्जांपल में 2 गुड्स लिए हैं, तो अगर आप देखें तो इस दुनिया में जितने भी गुड्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया कैपिटल गुड्स और दूसरा हो गया कंज्यूमर गुड्स। तो इसलिए हम इस एग्जांपल में, इस कंसेप्ट में सिर्फ 2 गुड्स के बारे में ही बात करेंगे। और दूसरा बेटा, मैं आपको एक रीज़न आगे और बताऊंगा कि क्यों हम यहाँ पर 2 गुड्स के बारे में ही बात करते हैं। दूसरा बेटा, जब आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए? सर हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो बेटा हम इस कंसेप्ट में ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो फिक्स है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है स्केर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो बेटा हर किसी के पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। इसलिए हम मान रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है यहाँ पे वो फिक्स्ड है। और बेटा तीसरी बात, आप अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट हम सभी समझ सकते हैं जब हम अपनी चारों की चारों लैंड का यूज़ करके देखेंगे। और चौथी बात बेटा ये कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। आप देख ही रहे हैं कि राइस के लिए तो अच्छा है लेकिन वीट के लिए उतना अच्छा नहीं है। और पांचवी बात बेटा इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट। हम बेटा इस कंसेप्ट को समझने के लिए टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखेंगे। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि सर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वीट का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, आप ऐसा नहीं कहेंगे। ओके। अब बेटा हम समझते हैं। बेटा हम कुछ कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है ABCND। ओके। बेटा हमारे पास क्या क्या गुड्स थे? सर हमारे पास थी वीट। और क्या था बेटा? और था सर हमारे पास राइस। ओके। चलिए बेटा बताइए, आप मुझे बताइए कि अगर आप चारों की चारों लैंड पर राइस ही बनाएंगे तो बेटा आप बताइए, अगर आप चारों की चारों लैंड पर राइस प्रोडक्शन करते हैं तो वीट कितनी होगी? 0। यस सर। तो बेटा राइस कितना हो गया? राइस हो गया सर 10 यूनिट। पहली पर 1, दूसरी पर 2, टोटल हुए 3, तीसरी पर 3, टोटल हुए 6, चौथी पर 4, टोटल हुए 10। तो बेटा 10 यूनिट आपकी राइस हो गई। यस सर। अब बेटा आप देखिए हमारा बी कॉम्बिनेशन। बेटा मान के चलिए आप पहली यूनिट पर, बेटा ध्यान से, आप पहली यूनिट पर राइस उगाना चाह रहे हैं लैंड 1 पर, L1 पर। बेटा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो L1 पर हम बेटा L1 पर बेटा हम वीट उगाना चाह रहे हैं। बेटा अगर आपने L1 पे वीट उगाई तो आपकी 1 यूनिट वीट बन जाएगी। जी सर बिल्कुल, 1 यूनिट वीट बन जाएगी। और बेटा राइस कितना बनेगा? सर फिर राइस 9 हो जाएगा क्योंकि L1 का यूज़ तो सर आपने वीट बनाने के लिए कर लिया। यस बेटा बिल्कुल ठीक। बेटा सी कॉम्बिनेशन में क्या होगा? बेटा अगर मान के चलो आपने L2 का यूज़ भी वीट बनाने के लिए कर लिया तो बेटा आपका वीट कितना बनेगा? 2 यूनिट। और बेटा आपका राइस कितना बनेगा? 7 यूनिट। क्योंकि बेटा L2 पे 2 यूनिट राइस उगा था, L2 का यूज़ आपने वीट बनाने के लिए कर लिया, तो टोटल आपकी वीट तो 2 यूनिट बन जाएगी, बट राइस कितना बनेगा? 7 यूनिट। क्योंकि L1 से 1 कम हो गया और L2 से 2 कम हो गया, तो 10 में से 3 गए, 7।
ओके सर, ठीक है। अगर बेटा अब आप डी कॉम्बिनेशन पे देखो और आपने L3 का यूज़ भी वीट बनाने के लिए किया, तो बेटा वीट कितनी बनेगी? 3 यूनिट। और बेटा L3 पर अगर आप वीट बनाओगे तो राइस नहीं बनेगा, तो फिर राइस जो 3 यूनिट नहीं बनेगा तो फिर राइस का प्रोडक्शन बेटा कितना रह जाएगा? 4 यूनिट। यस सर। इसी तरीके से बेटा एक कॉम्बिनेशन और देखते हैं। बेटा मुझे ये बताइए कि अगर आपने वीट 4 यूनिट बना ली, यानी कि 4th लैंड का यूज़ भी आपने वीट के लिए कर लिया, तो बेटा आपका राइस कितना बनेगा? सर फिर हमारा राइस बनेगा 0 यूनिट। बिल्कुल ठीक। तो बेटा अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, MOC। बेटा MOC का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके सर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा MOC का एक फॉर्मूला है, और MOC का वो फॉर्मूला है लॉस अपॉन में गेन। बेटा ये आपका फॉर्मूला है। तो बेटा इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप मुझे बताइए कि आपको कितना लॉस हो रहा है और कितना गेन हो रहा है। तो बेटा देखिए, जब आप ऑप्शन नंबर ए पे थे और ए से जब आप बी पर गए थे, तो बेटा आपको 1 यूनिट राइस का लॉस हुआ था और 1 यूनिट वीट का गेन हुआ था। यस सर। तो बेटा आपका आंसर कितना आया? 1। यस सर। बेटा जब आप बी से सी पर गए तो आपको राइस का लॉस कितना हुआ? सर 2 यूनिट। बेटा वीट का गेन कितना हुआ? सर 1 यूनिट। तो बेटा आंसर क्या आया? 2 यूनिट। ओके सर। बेटा उसके बाद बताइए, जब आप सी से डी पर गए तो आपको लॉस कितना हुआ राइस का? सर 3 यूनिट। बेटा वीट का गेन कितना हुआ? 1 यूनिट। तो बेटा आप बताइए आपको आंसर कितना आया बेटा आपका? सर हमारा आंसर आया 3 यूनिट। ओके बेटा। बेटा जब आप डी से ई ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको राइस का नुकसान कितना होगा? सर 4 यूनिट। बेटा फायदा वीट का कितना होगा? सर 1 यूनिट। बेटा आपको टोटल MOC कितना आएगा? 4 यूनिट। ओके बेटा। तो बेटा अब आप देखिए PPC शेड्यूल का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का मतलब, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल का आपको क्या देखना है बेटा? अब आपको इसका देखना है मीनिंग। बेटा इसके मीनिंग में आपको ये पूरी की पूरी टेबल ही डिफाइन करनी है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। आपको क्या बोलना है? इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। बेटा ये क्या है? ये है एक टेबल, इसलिए हम इसे बुला रहे हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन of set of two goods It is a tabular representation of different combination of set of two goods that a producer can produce using available resources. It is a tabular representation of a different combination of a set of two goods that a producer can produce using available resources. Other things remain constant.
other things remain constant. Other things remain constant. It is a tabular representation of a different combination of a set of two goods that a producer can produce using available resources. Other things remain constant. तो बेटा ये जो है हमारा इसका मीनिंग हुआ। आप देखिए हमने टेबल बनाई, इसलिए हमने बोला टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन थे A B C D E, इसलिए हमने बोला डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स। हमारे पास गुड्स कितने थे बेटा? 2, इसलिए हमने क्या बोला? सेट ऑफ टू गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर। हमारे पास क्या था बेटा? एक प्रोड्यूसर था बेटा, वो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वीट या फिर राइस। और वीट और राइस के अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। क्या करके? यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। बेटा अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं? सर लैंड। लैंड जो है हमारे पास सर रिसोर्सेज है। एंड बेटा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। और बेटा ये जो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है, इसका पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पोर्टेंस है बेटा। आपको कई जगह पर ये चीज़ कई चैप्टर्स में, कई कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगी बेटा। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम कई चीज़ों को कांस्टेंट रख के किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं। तो बेटा इसको हम सेट्रेस पेरेबिस भी बुलाते हैं। इसका एक ग्रीक वर्ड में नेम है सेट्रेस पेरेबिस। तो बेटा आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं तक है। तो आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है। थैंक यू सो मच।